गुड मॉर्निंग। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज का लेक्चर हमारा रहेगा 9th क्लास के लिए, जो साइंस की यूनिट नंबर 3 है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसका लेक्चर नंबर 4 रहेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होगा? किसी एटम का मास। लेकिन एटम तो बहुत छोटा भाई, किसी भी मैटर की जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको आपने क्या नाम दिया था? एटम। अब इतने छोटे पार्टिकल जिसको हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, उसका मास किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे? तो इसकी हिस्ट्री में अगर देखें हम, तो इसका जो जिक्र है एटॉमिक मास का, वो कहाँ पे मिलता हमें? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो वहां पे आपका जब लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन आया था, उसके अंदर हमने एटॉमिक मास का जिक्र किया था। तो एटॉमिक मास किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? देखो शाबाश, हमारे पास अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, उसके अंदर हमारे पास 118 एलिमेंट है, और सभी एलिमेंट के लिए हमारे पास आज के टाइम में एटॉमिक मास है। ठीक है, तो किस प्रकार से एटॉमिक मास फाइंड आउट किया होगा? ये जो एटॉमिक मास आज के टाइम में हम पढ़ते हैं, वो एटॉमिक मास नहीं है, वो रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या डिफरेंस रहेगा? रिलेटिव क्या रहता है भाई? यानी किसी एक स्टैंडर्ड पार्टिकल के रिस्पेक्ट में किसी एटम का क्या मास होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव। यानी तुलना करेंगे हम, ठीक है, कंपेयर करेंगे, तो हम क्या निकाल देंगे? एटॉमिक मास निकाल देंगे। लेकिन एटम तो हमें नेक्ड आई से दिखाई भी नहीं देता, उसका एटॉमिक मास आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे? लेकिन इसके लिए अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो किस प्रकार से रहता है? देखो, हम लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन का यूज करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में अगर हम देखें तो जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, अगर दोनों का यहाँ पे कंपाउंड देखें तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा? जो इनका एटॉमिक मास का रेशियो वो कितना रहा? 3:4 रहा। ये हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। जो कार्बन और ऑक्सीजन है, उनके मास का रेशियो क्या रहा था? 3:4। यानी कहने का मीनिंग क्या है भाई? अगर हम 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन को अगर आपस में कंबाइन करें, तो हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास से बनता है। इस प्रकार की चीजें एनसीईआरटी में लिखी गई है। या हम कह सकते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके अंदर क्या भाई? जो कार्बन है उसका मास कितना है? 4/3 मास ऑफ ऑक्सीजन। कह सकते हैं इस प्रकार भी। क्या कहा? देखो, इसके अंदर अगर हम ना जो ऑक्सीजन है उसके मास को 1 यूनिट मान के चले, तो कार्बन का मास कितना होगा भाई? मास ऑफ कार्बन कितना होगा? यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। मास ऑफ कार्बन हमारे पास कितना रहेगा? 4/3 मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। इस प्रकार हम कह सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से हम काम करें तो क्या होगा? वहां पे ये देखा गया भाई, जो एलिमेंट है या एटम मान लिया, ठीक है, तो उनका जो एटॉमिक मास है वो तो फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन हम चाहते हैं जो एटॉमिक मास है वो होल नंबर में आए, ताकि है ना हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हम ऐसे यूज ना करके हम क्या करते हैं? जैसे आगे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया बहुत सारा, और उन्होंने देखा, जैसे ना पहले जिक्र आता है, उन्होंने रेफरेंस लिया, यानी उन्होंने क्या किया? जितने भी एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर थे, उनमें से एक एटम को रेफरेंस के तौर पे ले लिया, उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास अज्यूम किया होगा, और उसके रिस्पेक्ट में सभी का एटॉमिक मास वहां पे काउंट कर लिया। ठीक है, आप किसी प्रकार से देख सकते हो, जैसे कि आप है ना किसी का भी वेट किस प्रकार से काउंट करते हो? आपके पास एक बाट होगा, ठीक है, कितने भी किलो का, जैसे 1 किलो का है, 2 किलो का है, तो वो क्या मान लिया आपने? स्टैंडर्ड मान रखा है, और उसके रिस्पेक्ट में आप है ना जो भी मैटर हमारे पास है, ठीक है, उनका एटॉमिक मास हम वहां पे मास उनका काउंट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। सबसे पहले उन्होंने उठाया ऑक्सीजन एटम को, ऑक्सीजन एटम को उठा लिया उन्होंने। सबसे पहले ऑक्सीजन एटम को एज ए रेफरेंस यूज किया, एज ए रेफरेंस यूज किया, और सभी एटम का एटॉमिक मास काउंट करने की कोशिश की गई ऑक्सीजन एटम को स्टैंडर्ड मान के। ठीक है, किस प्रकार से? देखो, उन्होंने स्टैंडर्ड किसको माना भाई? जो ऑक्सीजन एटम का मास है, ऑक्सीजन एटम का मास होगा, जो भी मास ऑफ ऑक्सीजन एटम है, अगर उसको 16 से डिवाइड कर दिया जाए
16 से डिवाइड कर दिया जाए तो उसको उसने नाम दिया भाई AMU, एटॉमिक मास यूनिट। देखो क्या रहेगा, एक आपकी बार बार टर्म आएगी एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और इसके लिए ना जो नोटेशन है वो क्या यूज की जाती है, स्मॉल यू, स्मॉल यू इसके लिए नोटेशन यूज की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मान के चले भाई जो एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी ऑक्सीजन एटम का जितना मास होगा ना उसको 16 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगी। तो अगर आपका जिक्र आता है भाई वहां पे एनसीईआरटी में, यहाँ पे भाई जो ऑक्सीजन एटम को ही उन्होंने यूज क्यों किया, ठीक है भाई स्टैंडर्ड के तौर पे ऑक्सीजन एटम को ही यूज क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन एटम बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, सभी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाएगा और ऑक्साइड भी बना लेता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दुनिया भर के आप अगर आप देखोगे ऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन क्या करता है भाई, सभी एलिमेंट के साथ वहां पे केमिकल कंपोजिशन बना लेता है, इसीलिए इसको एज रेफरेंस यूज किया गया। या कह सकते हैं हम दूसरा यहाँ पे तरीका क्या देखा गया, अगर ऑक्सीजन एटम को एज ए रेफरेंस यूज करें ना हम, तो इसके रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट का मास आता है वो क्या आएगा, होल नंबर में आता है, इस प्रकार से यूज किया गया। ठीक है, लेकिन ये काम किया गया कब तक, टिल 1961 तक। तो उसके बाद हम देखते हैं भाई अगर 1961 के बाद की बात करें हम, जो 1961 है उसके अंदर क्या बता दिया गया भाई, उसके अंदर बताया गया जो रेफरेंस है वो किसको मान लिया गया, वहां पे कार्बन 12 एटम को मान लिया गया, कार्बन 12 एटम। ठीक है, यानी कार्बन को एज ए रेफरेंस वहां पे मान लिया गया। ठीक है, और किस प्रकार से माना, देखो शाबाश, यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कर दिया गया, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कर दिया गया किस प्रकार, जो मास ऑफ कार्बन एटम है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम है, ठीक है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम रहेगा, उसको डिवाइड कर दिया गया 12 से, 12 से डिवाइड कर दिया गया, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया गया वहां पे, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट की क्या डेफिनेशन बनाओगे, इट इज मास ऑफ ए एटम इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एटॉमिक मास यूनिट हम बोल देंगे। इसकी डेफिनेशन आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट इज ए क्वांटिटी व्हिच इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इसको हमने एक रेफरेंस मान लिया गया। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज होगी भाई, जो कार्बन 12 एटम का मास था उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो वहां पे क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगी। अब इसको रेफरेंस मान करके सभी एटम का मास वहां पे निकाल दिया गया। ठीक है, और बहुत सारे एटम का यहाँ पे मास हम देख सकते हैं, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है, अगर आप एनसीईआरटी में देखते हो एटॉमिक मास यूनिट के द्वारा, जैसे कि कहते हैं मान लिया कोई आपके पास वहां पे फ्रूट सेलर है, ठीक है, फल विक्रेता है, और उसके पास कोई भी वहां पे बाट नहीं है, ठीक है, कोई भी वहां पे वजन तोलने के लिए साधन नहीं है। तो उसने क्या किया, एक है ना वाटरमेलन लिया, तरबूज लिया, और उसके है ना 12 इक्वल पार्ट बना लिए, एक वाटरमेलन के 12 इक्वल पार्ट उसने बना लिए, और जो एक पार्ट बनता है उसको क्या नाम दे दिया, वाटरमेलन यूनिट या फ्रूट मास यूनिट कह सकते हैं। और जितनी भी उसके पास चीजें थी उनको है ना जो फ्रूट मास यूनिट थी उसके साथ उसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके साथ उसने वहां पे सबका वेट ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रूट मास यूनिट बोल देंगे। तो इसी प्रकार से साइंटिस्ट ने भी क्या किया भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करना, जो कार्बन 12 एटम है उसका है ना मास, उसके मास को 12 से डिवाइड कर दिया गया, तो उसको क्या नाम दे दिया गया, एटॉमिक मास यूनिट, और उसको एज ए रेफरेंस कवर कर लिया, और सभी एटम का उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मास काउंट करके हमें दे दिया। और है ना कितने सारे एटम का हम एटॉमिक मास यहाँ पे निकाल सकते हैं, देखो बहुत सारे एटम के लिए निकालते, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, जितने हो सकते हैं करवाता हूँ। यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है,
और है भाई फ्लोरीन, नियोन, उसके बाद आता है सोडियम। इनके आपने याद भी करने हैं क्योंकि बार बार ये यूज होंगे। मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम होगा, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस और आएंगे भाई बहुत सारे यहाँ पे, क्लोरीन है, ठीक है। और देख सकते हो जैसे क्लोरीन के बाद आप देखोगे आर्गन का यूज कर सकते हो, ठीक है, आर्गन होगा, पोटासियम है, कैल्शियम है। तो बहुत सारे एलिमेंट का हम यहाँ पे एटॉमिक मास से काउंट करते हैं। किस प्रकार रहेगा देखो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किस में निकालेंगे, एएमयू में। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकल के आता है 1 एएमयू, 1 एएमयू। यानी क्या था भाई, जो स्टैंडर्ड किसको मान के चले थे हम, कार्बन 12, जो कार्बन एटम है उसका जो 12th पार्ट रहेगा उसको हमने क्या माना था, एएमयू। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है भाई, 1 एएमयू आया। इसी प्रकार हीलियम का कितना आता है, 4 एएमयू रहेगा। लिथियम का कितना रहता है भाई, वहां पे 7 एएमयू रहेगा। बेरिलियम का 9, ठीक है, बोरोन का 10। आप देखोगे ना तो यहाँ पे हम इसको होल नंबर में लेके चलते हैं, लेकिन कई बार है ना भाई जो एटॉमिक मास आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पॉइंटों में आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, जब आप अगली यूनिट में आइसोटोप करोगे तब मैं आपको बता दूंगा भाई किस प्रकार से एटम का जो मास है वो आप फ्रैक्शन में लेते हो, ठीक है। किस प्रकार रहेगा देखो, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 रहता है, नाइट्रोजन का 14, इनको याद कर सकते हो आप, ऑक्सीजन का 16, जो फ्लोरीन है भाई 19, नियोन का 20, ठीक है, होल नंबर में लेके चलते हैं। सोडियम का तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई, 23 एएमयू रहेगा। मैग्नीशियम का आपका रहता है भाई 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का रहता है भाई आपका 31। जो क्लोरीन है उसका फ्रैक्शन में आता है इतना, हम मान के चलते हैं 35.5, 35.5 लेके चलते हैं। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये आइसोटोप बनाता है, और आइसोटोप का जो आइसोटोप बनेंगे अगली यूनिट में पढ़ेंगे हम, उनका एवरेज मास काउंट करते हैं हम, तो इसीलिए इसका फ्रैक्शन में आता है। आर्गन का भाई 39 और 40 के बीच में रहता है, तो हम 39 यहाँ पे काउंट करते हैं मे बी। जो पोटासियम उसका 39.9 और जो कैल्शियम उसका 40 रहता है। तो इस प्रकार से इन एलिमेंट का एटॉमिक मास हम काउंट कर सकते हैं। आप याद कर लेना इनको अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बार बार इनका यूज होगा। तो इस प्रकार से एटॉमिक मास यूनिट का जो आपका टॉपिक है भाई वो कवर होता है। तो हमने क्या किया भाई, हम है ना सभी एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास काउंट नहीं कर सकते थे वहां पे, तो हमने क्या किया, एक एटम का एज ए रेफरेंस मान के चले हम, ठीक है, स्टैंडर्डाइज कर लिया हमने और उसको नाम दे दिया एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, जो कार्बन का एटम था, कार्बन के एटम को हमने 12 से डिवाइड कर दिया और जितना मास आया ना उसको हमने क्या कर लिया भाई वहां पे काउंट करके उसको नाम दे दिया एटॉमिक मास यूनिट। अब आप कहोगे भाई कार्बन को इस प्रकार कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम कार्बन एटम को, हमने ये काम किया है कंपाउंड को उठा करके, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां पे ना जो कार्बन और ऑक्सीजन है उन दोनों के मास का वहां पे रेशो देख करके वहां पे कार्बन के एटम को अज्यूम किया है, मास को अज्यूम किया है, और उसके रिस्पेक्ट में सभी एटम का एटॉमिक मास हम कवर करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देख सकते हो और फिर एनसीईआरटी में देख लेना। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।